हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट को हमको यहाँ पे समझना है। स्टेट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ टू सेल। सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये बहुत बार रिपीट हो चुका है बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना आप लोग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स is a contract whereby the seller agrees to transfer the property of the goods। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? जहां पे सेलर ट्रांसफर कर दे या एग्री कर दे ट्रांसफर करने के लिए गुड्स को टू बायर फॉर अ प्राइस, एक गिवन प्राइस के लिए बायर को वो बेच दे। There can be a contract of sale between the one part owner to another। एक contract of sale होना ही चाहिए बीच में। In other words, under a contract of sale, a seller in capacity of the owner, the part owner of the goods, agrees the transfer of ownership of the goods। जहाँ पे seller अपनी ownership जो भी है goods की वो transfer कर दे किसको? buyer को transfer कर दे। And the buyer and agreed upon the value of money, और कोई ना कोई value इसमें involve होना ही चाहिए। Call the price paid or the promise to pay the sum। इसी को हम प्राइस बोलते हैं या फिर पेड बोलते हैं, जो प्रॉमिस कर रहा है बायर सेलर को पे करने के लिए। A contract of sale may be absolute or conditional depending on the desiring contractor। Absolute भी हो सकता है और conditional भी हो सकता है, ये दोनों पार्टीज के बीच में समझौते के ऊपर डिपेंड करता है। क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के? 6 फीचर्स एलिमेंट्स होते हैं हमारे। बेसिकली गुड्स से रिलेटेड होने चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, सारे एसेंशियल वैलिड होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, और सेल बोथ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल इंक्लूड होनी चाहिए। दोनों चीजें, सेल भी हो और एग्रीमेंट भी हो जाए बेचने के लिए। देख लेते हैं एक एक को। सबसे पहले बात करते हैं टू पार्टीज की। A contract of the sale of goods is bilateral nature। bilateral nature का है मतलब property in which the goods has to be passed from one party to another। ये वो प्रॉपर्टी है गुड्स की जहां पे एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे को गुड्स को ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। One cannot buy its own goods। सब खुद अपना गुड्स तो खरीद नहीं सकते ना। एग्जाम्पल, ए इज द ओनर ऑफ द ग्रोसरी शॉप। एक ओनर है ग्रोसरी शॉप का। इफ द सप्लाईज ऑफ द गुड्स इज टू हिज फैमिली, अगर गुड्स सप्लाई कर रहा है वो अपनी फैमिली को, इट डज नॉट अमाउंट टू सेल, इसको हम सेल नहीं बोलेंगे। एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारी सेल का। This is so because the seller and the buyer must be of the two different parties। seller और buyer क्या होने चाहिए? दो अलग-अलग पार्टीज होनी चाहिए। One person cannot both the seller as well as buyer। एक ही पर्सन सेलर भी नहीं हो सकता है, buyer भी नहीं हो सकता है। However, there shall be the contract of sale between the part owners। part owners के बीच में contract of sale होना चाहिए। Suppose A and B jointly own a television set। अभी दूसरा एग्जांपल है कि ए ने टेलीविजन सेट दोनों ने जॉइंटली खरीद रखा है। ए में ट्रांसफर इज ओनरशिप ऑफ टेलीविजन सेट टू बी। ये ट्रांसफर कर सकता है अपनी पूरी ओनरशिप बी को, देयरबाय मेकिंग द बी सोल ओनर ऑफ द गुड्स। बी को सोल ओनर बनाने के लिए। In the same way, a partner may buy the goods of the firm which he is a partner and the vice versa। एक पार्टनर अपने गुड्स को खरीद सकता है पैसा पे करके। However, there is an exception against the general rule that no person can buy his no ओन गुड्स। कुछ एक्सेप्शन भी है कि कोई पर्सन, अभी हमने पढ़ा, कोई पर्सन भाई बाय नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए कुछ एक्सेप्शन है कहीं, मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस में वो बाय कर सकता है खुद के गुड्स को। Where the pawnee sells the goods pledged with him or her on the non payment of the money। मनी के नॉन पेमेंट में जब कोई गुड्स को प्लेज कर दिया जाता है, the pawner may buy them the execution of the decree। पाउनर उनको वापस से खरीद सकता है गुड्स। The subject matter of the contract of sale must be the goods। ये goods होने चाहिए। Every kind of the movable property except the auctionable claims and the money is regarded as goods। सारे movable property को हम goods बोलते हैं auctionable claims के अलावा। Contracts relating to the services are not considered as the contract of sale। Contract जो कि services से related होते हैं उनको हम sale नहीं बोलते हैं। Immovable property is governed by the separate statute। Immovable property को अलग तरीके से देखा जाता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के तहत। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज आल्सो अन इंटीग्रल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये भी इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ही ये पार्ट माना जाता है। द टर्म प्रॉपर्टी इन द गुड्स मींस द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ओनरशिप होना किसी भी गुड्स की। इफ इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर और सेलर के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हियर द प्रॉपर्टी मींस द जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना कि स्पेशल प्रॉपर्टी हो।
Thus, it is a general property which is transferred under the contract of sale as distinguished from the special property. Special property से कोई भी property transfer होनी चाहिए, which is transferred in the case of pledge of goods. Possession of goods transfer होना चाहिए, pledge और pawnee will the ownership remains with the pledger. Pledger के पास ही इसकी ownership होनी चाहिए. It must be noted that the physical delivery of the goods is not essential for the transfer of ownership. Physical delivery होना जरूरी नहीं है, ownership written में भी transfer हो सकती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस के बारे में, ये भी एसेंशियल एलिमेंट है. द बायर मस्ट पे सम प्राइस फॉर द गुड्स. कोई ना कोई प्राइस वो पे करेगा गुड्स को खरीदने के लिए. द टर्म प्राइस इज द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स. प्राइस का मतलब क्या है, कोई ना कोई मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए जब कोई भी गुड्स हम खरीदें. अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज नेसेसरी टू बी द मनी, और ज्यादातर ये मनी ही हो सकता है. वेयर द गुड्स आर ऑफर्ड एज द कंसिडरेशन फॉर द गुड्स इट इज नॉट अमाउंट टू सेल. अगर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, वही बार्टर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट आ गया अगर हमारा, तो इसको हम सेल नहीं बोलेंगे, इसको हम बार्टर एक्सचेंज ही बोलेंगे. With the prevalent ancient time. Similarly, if the person offers the goods to somebody else without consideration, अगर without consideration के कोई person अपने goods की ownership transfer कर रहा है, it amounts to a gifts or charity. इसको हम gifts या charity के form पे ही डालेंगे and not sale. In explicit term, the goods must be sold in a definite amount of money. एक amount of money involved होना चाहिए जब भी हम कोई भी goods बेचें, and call the price, और इसी को हम price बोलेंगे. However, the consideration can be partly in the money and partly in the value of goods. Consideration money के form में भी हो सकता है और goods के form में भी हो सकता है. Furthermore, the payment is not necessary at the time of making the contract of sale. Contract of sales के time पे हम payment नहीं करेंगे. All the essential of the valid contract के कितने essential हो सकते हैं भाई. A contract of sale is a special type of contract. ये एक special type of contract है. Therefore, to be valid, it must have all the essential elements of a valid contract. Valid contract के सारे essential elements इसके अंदर involve होते हैं. Free consent आ गया, consideration आ गया, competency of a contracting parties आ गया, lawful object आ गया, legal formalities जो भी complete होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई है. A contract of sale will be invalidated if the important elements are missing. अगर important elements मिसिंग होंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसको नहीं माना जाएगा. पहले से ही क्लियर कर दें. फॉर इंस्टेंस, इफ ए एग्री टू सेल द कार टू बी, ए ने एग्री करा बी को कि हम तुम्हारी कार बेच रहे हैं, बिकॉज बी फोर्स हिम टू डू ऑन बाय द मींस ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस के मींस के ऊपर बी उसको फोर्स कर रहा है. दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट वैलिड. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड नहीं है, सिंस देयर इज नो फ्री कंसेंट द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर. ट्रांसफर के पार्ट पे कोई भी फ्री कंसेंट हमको यहाँ पे मिलेगी ही नहीं. Includes both a sale and agreement to sale. The contract of sale is a generic term and includes both the sale and agreement to sale. दोनों include करता है. The sale is executed or absolute contract, whereas the agreement to sale is an executory contract. ये एक executory contract है and implies to the condition sale. ये condition sale को imply करता है. A contract sale can be made merely by the offer. Offer के तहत contract बन सकता है sale का. To buy or sell the goods in a particular price following the acceptance of such offer. ये accept होना चाहिए भाई. ये ऑफर अगर ऑफर डाला है तो एक्सेप्ट होगा, तभी तो प्राइस इन्वॉल्व होगी हमारी इसके अंदर. इंटरेस्टिंगली, नीदर द पेमेंट ऑफ द प्राइस नॉट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. ना तो प्राइस का पेमेंट ना कोई डिलीवरी गुड्स की इज एसेंशियल एट द टाइम मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल अनलेस अदरवाइज एग्री. जो भी चीज एग्री हो रही है उसके बेसिस पे ही काम करा जाता है. Subject to the provision of the law for the time being in force, a contract of sale may be made either orally or written. या तो orally होगा या फिर writing के अंदर होगा, और partly orally और partly in writing. Partly orally भी हो सकता है, partly written के अंदर भी हो सकता है, और may be even implied from the conduct of the parties. Parties के conduct में भी हम उनको imply कर सकते हैं. Differences between the sale and the agreement to sale. एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स मनी कंसिडरेशन टेक्स प्लेस इमीडिएटली इज नोन एज सेल. जहां पे हाथों हाथ किसी भी सामान को खरीदने का पैसा दे दिया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं. व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज सेल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट टू एग्री द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट. जब फ्यूचर के अंदर पेमेंट कभी इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एग्रीमेंट टू सेल. मतलब सेल नहीं हुआ है गुड्स, लेकिन उसका एग्रीमेंट हो चुका है. इसका नेचर, एग्रीमेंट का नेचर तो एब्सोल्यूट होता है, एग्रीमेंट टू सेल का नेचर कंडीशनल होता है भाई. टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एग्जीक्यूटरी मतलब आगे होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट. रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती बिकॉज एग्रीमेंट हो चुका है. टाइटल इन सेल द टाइटल ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स. टाइटल हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो जाता है गुड्स के ट्रांसफर होते ही. एग्रीमेंट टू सेल के अंदर टाइटल अभी तक सेलर के पास ही रहता है, कोई भी ट्रांसफर नहीं होता गुड्स का. यहाँ पर एग्रीमेंट के अंदर राइट टू सेल है बायर के पास, यहाँ पे राइट टू सेल है सेलर के पास.
कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सब्सिक्वेंट लॉसेस और डैमेजेस टू द गुड्स, बायर की रिस्पांसिबिलिटी जाती है एग्रीमेंट के अंदर बिकॉज हाथों हाथ गुड्स बिक चुका है, यहाँ पे सेलर की रिस्पांसिबिलिटी जाती है बिकॉज अभी तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। टैक्स, यहाँ पे वेट चार्ज करा जाता है टाइम ऑफ सेल्स के बेसिस के ऊपर, यहाँ पे कोई टैक्स लीव नहीं करा जाता है। सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर, सूट फाइल कौन कर सकता है? द बायर कैन क्लेम डैमेजेस, डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से अगर अगर प्रॉपर्टी रेमेडी फ्रॉम द पार्टी टू होम द गुड्स आर सोल्ड, जिसको वो गुड्स बेच रहा है वो खराब हो जाए तो वो बायर सेलर को क्लेम कर सकता है। यहाँ पे बायर के पास भी राइट है क्लेम करने का, ही सिर्फ सिर्फ क्लेम ही कर सकता है, कोई डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकता है। यहाँ पे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, राइट टू बी स्यू फॉर द प्राइस, प्राइजेस के लिए ही स्यू करता है अनपेड सेलर, यहाँ पे डैमेजेस के लिए भी स्यू करता है अनपेड सेलर जब एग्रीमेंट होता है। तो ये हमने बात करी एग्रीमेंट के बारे में, एग्रीमेंट ऑफ सेल के बारे में, क्या होता है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, इनकी कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, इन सब चीजों के बारे में। थैंक यू सो मच।